हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवंती क्लासेस। माय नेम इज मंजित भारद्वाज। तो बेटा आज मैं माइक ऑन नहीं करूंगा, जैसे मैंने आपको बोला पहले ही। मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, ठीक है। काफी डाउन है, कल की छुट्टी पर था मैं। सोचा था आज ठीक हो जाऊंगा, बट अभी तक हुआ नहीं हूँ। नहाया भी नहीं हूँ आज, कल भी नहीं नहाया। तो भाई आज हम फोर्थ लेक्चर करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है। लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन आंसर ही करेंगे, आसान आसान सी चीजें। आज के क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, आसान भी है। हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्रीज। देखो ये सीधा सीधा क्या है पता है, डेफिनेशन है। किस चीज की डेफिनेशन है? सर मोलर हीट का सर मोलर हीट कैपेसिटी की। हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी दोनों में क्या डिफरेंस है? सर मोलर हीट कैपेसिटी 1 मोल का होता है। ठीक है, और हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी किस चीज के लिए होती है? सर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का हाँ, यूनिट मास पर ग्राम होती है वो, बिल्कुल बेटा, वो पर ग्राम होती है। तो भाई इसका राइट ऑप्शन क्या होगा सभी स्टूडेंट? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बाकी के स्टूडेंट लिख सकते हो आप लोग, अगर मेरे से बात नहीं करना चाहते तो। बीमार मैं हूं, लेकिन बात आप नहीं करना चाहते हैं ना। बी, बी इज द राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोलर हीट कैपेसिटी होता है 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होती है। बी इज द राइट ऑप्शन। इसके सॉल्यूशन में बी पर क्लिक कर रखा है मैंने, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। वैसे तो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सॉल्व कर रखा है, ठीक है। अब जरा आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन के सामने है। क्या होगा राइट ऑप्शन, अब ये आप मुझे बताने वाले हैं। वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है? वाटर इक्विवेलेंट, यहाँ वाटर तो है ही नहीं यार कहीं पे भी। वाटर इक्विवेलेंट, दोबारा से सोचो क्या पूछ रहे हो बेटा। प्रीवियस क्वेश्चन में था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वाटर इक्विवेलेंट। थोड़ा क्वेश्चन रिपीट करोगे? आप बोल के बता सकते हो वाटर इक्विवेलेंट, फिर देखते हैं क्या है वाटर इक्विवेलेंट। सर एक बार पहले वाला क्वेश्चन दिखाना, इससे पहले वाला। इससे पहले तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। क्या था? अच्छा, सर जो अभी करा है। वो क्या? ठीक है ठीक है ठीक है, सर वाटर सी इक्विवेलेंट। ऑप्शन। अरे कुछ नहीं है, ये बकवास है ये वाटर इक्विवेलेंट यहाँ पे ऐसे डाल रखा है इन्होंने। ऑप्शन के चक्कर में हो क्या? मुझे लगा, मैं का पता नहीं कहाँ था ऑप्शन में है, कुछ नहीं था वो, फालतू ऑप्शन नहीं था। सर, मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है। वाटर इक्विवेलेंट मतलब एक, मान लो 18 ग्राम है मोलर मास वाटर का, तो उसके इक्विवेलेंट मास अगर किसी चीज का, उसको वाटर इक्विवेलेंट बोल सकते हैं। ऐसा कुछ है, ओके नथिंग। सर। ठीक है। ओके सर। हाँ बेटा, ये क्वेश्चन बताओ, इसका आंसर क्या होगा भाई? मैंने सब कुछ सोल्व करके लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी आंसर नहीं आ रहा तो अच्छी बात नहीं है। सी ऑप्शन जतिन बोल रहा है, सी। माधव भी सी बोल रहा है, ठीक है। कोई रीजन बताएगा इसको? कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस? आशुतोष भी सी बोल रहा है, ठीक है। सी इज द राइट ऑप्शन। भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला सबको याद है? मैंने लिख रखा है यहाँ पे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसका फॉर्मूला भी लिख रखा है। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल लिखा हुआ, ऊपर इरिवर्सिबल लिखा है। ये समझ में आ रहा है सबको? इरिवर्सिबल का मतलब जब डेल्टा बड़ा चेंज होता है तो इरिवर्सिबल, जब छोटा चेंज होता है बहुत छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल, जिसे मेजर ना किया जा सके, वो होता है रिवर्सिबल। डी लगाते हैं उसके लिए, डिफरेंशिएशन।
तो ये दो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो डायरेक्ट है। जूल्स इक्विवेलेंट लॉ क्या कहता है, W जो होता है J इंटू Q होता है, Q हीट है। तो अगर हम हीट से वर्क डन करवाना चाहते हैं, हीट से कोई काम करवाना चाहते हैं, तो कुछ हीट काम में वेस्ट हो जाती है, ये तो पता होगा ना सबको। यस सर। तो Yes, sir. तो वो एक कांस्टेंट होता है पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए, तो कुछ हीट वेस्ट हो जाती है और बाकी की जो बची हुई हीट है वो क्या होती है, वो यूज होती है, तो वो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसलिए हम लगाते हैं कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को बोलते हैं जूल कांस्टेंट। जूल इज ए पर्सन्स नेम, एक आदमी का नाम है जूल। इसको आप ये मत समझिएगा जूल जो है वो कोई मतलब जूल वाला जूल है, उस आदमी के नाम पर ही एनर्जी का यूनिट जूल रखा गया था, समझ रहे हो। तो ये जूल का कांस्टेंट है, जे लगाते हैं यहाँ पर। तो ये मैकेनिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, मैकेनिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट ऑफ हीट, ठीक है। तो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट भी कह सकते हो, दैट इज इट। और ये है जूल इक्विवेलेंट लॉ। अब इस लॉ को नोट कर लो और इसे याद भी कर लो, याद रख लेना। ये फिजिक्स में आता है, थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स कर रखी है सबने, Yes, sir. Thermodynamics में है. फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स में आता है ये, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में भी कहीं कहीं यूज होता है। तो वट एवर द थिंग्स आर यूज्ड इन केमिस्ट्री वी विल डू दैट, है ना। तो हम यहाँ पर भी इसको करेंगे, दैट्स इट। तो सी इज द राइट ऑप्शन। हाँ भाई, क्लियर है बेटा सबको। तो यहाँ पर ये वाला राइट ऑप्शन है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, दैट्स इट। आगे यहाँ ये सी ऑप्शन है, ऑब्वियस है, सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आसान आसान क्वेश्चन है, कोई ज्यादा नहीं है, ये भी फॉर्मूला बेस्ड है। ध्यान से सोचकर राइट कीजिएगा उसमें चैट बॉक्स में, ठीक है। सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए, आंसर आपके सामने होगा। नैन्सी बोल रही है डी, समीक्षा ने बोला बी। बी और डी के बीच में घोर टक्कर है, क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से सोचना। जतिन बोल रहा है बी, क्या डिफरेंस है दोनों में, सोचिए जरा। एक में जी नोट है और एक में जी है। जी नोट और जी में स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर अगर कुछ होता है, और एक में के है, अकेला के, ए को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हैं, दैट्स नॉट द बिग डील। Sir, B. बी राइट ऑप्शन है, सबको बी लग रहा है क्या। चलो ठीक है, आंसर देखते हैं भाई, आप लोग बी पर इतना जोर दे रहे हो तो। डी राइट ऑप्शन है, स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर होता है वो, ना कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसके अंदर आता है, ना कि नॉर्मल डेल्टा जी नोट होगा आर टी नेचुरल, नेगेटिव आर टी नेचुरल केसी होता है डेल्टा जी नोट। अगर नेगेटिव इधर ले आते हो तो ठीक है, फिर तो वो बात एक ही है, उधर वाला नेगेटिव इधर आ गया, दैट्स इट। डी इज द राइट ऑप्शन। अब ये करेक्ट हो जाना चाहिए भी, अगर आपने गलत ऑप्शन दिया है कोई दिक्कत नहीं, गलती कर सकते हैं, इट्स योर राइट, लेकिन दोबारा नहीं कर सकते, इट्स नॉट योर राइट। समझ में आ रहा है बेटा, एक बार गलती का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आपको पता लग गया, यही माइनर मिस्टेक्स होती हैं जो पेपर में होती हैं, तो इसको प्रैक्टिस करने पर हमें कुछ चीजें पक्की हो जाती हैं कि हमने गलत ऑप्शन दिया, नेक्स्ट टाइम से वी विल केयर अबाउट दैट
कि हम सही ऑप्शन दें, है ना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बी क्यों नहीं होगा बेटा? देखो दोनों ऑप्शन सेम ही तो हैं, कोई फर्क नहीं है, बस ये जी नोट स्टैंडर्ड स्टेट में जो डेल्टा जी होता है वो होता है नेगेटिव आर टी नेचुरल लॉग केसी के, स्टैंडर्ड स्टेट वाला। अगर स्टेट स्टैंडर्ड नहीं है तो डेल्टा जी इसके इक्वल नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगा। स्टैंडर्ड स्टेट वाला ही होता है, ठीक है। इसके लिए हमने एक डेरिवेशन, आप 11th में हो नहीं की है, ठीक है। हम 12th में एक डेरिवेशन करेंगे बेटा छोटी सी, ठीक है। तब उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि स्टैंडर्ड स्टेट वाला ही हो सकता है, दूसरा नहीं हो सकता। ये 12th में इसकी एक डेरिवेशन आएगी, ठीक है। तब तक के लिए वेट करो। क्लियर है समीक्षा बेटा? ठीक है ना, डेरिवेशन करेंगे इसकी। तो अभी के लिए याद करना कि स्टैंडर्ड स्टेट वाला ही परम सत्य है, ठीक है। तो डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अब ये ऐसे वाले क्वेश्चन ना बहुत आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, एक दो नहीं है, लोट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। ऐसे से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये वाले क्वेश्चन तो ध्यान से करने हैं और याद होने चाहिए और समझ आने चाहिए, ठीक है। तो अब इसका आंसर कीजिए, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर दे पाते हैं। जोड़ तोड़ ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना। यस सर। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, ये थोड़ा सा बता देता हूं ताकि माइनस का साइन गड़बड़ ना करे। रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट की फॉर्मेशन की एंथैल्पी निकाल लो। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं? CH2 में सबका, फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ये कितने हैं ये भी निकाल लो। ये सबका सब कुछ निकालने के बाद उसमें ऐड करना है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को। फिर ये रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, प्लस कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड है 6, इनको प्लस माइनस करना है, दैट्स इट। सर ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी, व्योम इज सेइंग ऑप्शन डी। एक सी भी है उसमें प्लस है, डी में माइनस है, तो ध्यान से सिग्नेचर्स यू शुड हैव टू लर्न कि कैसे वर्क करते हैं। बाकी कोई स्टूडेंट है? 2 मिनट सर। ठीक है, टेक योर टाइम। सॉल्व हुआ बेटा बाकियों का? 2 मिनट सर। ठीक है, टेक योर टाइम।
ठीक है, मैं आंसर शो करता हूँ। अगर सॉल्व हो गया या सॉल्व कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है ना, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। देखो भाई क्या करना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं है, हर जगह प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना, लेकिन यहाँ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है। एनर्जी अगर निकाल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये समझ में आ रहा है? यस सर। इसको जरूर ध्यान रखना। अब होगा क्या आगे, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो भाई सी एच बॉन्ड, ये रहा सी एच बॉन्ड, ध्यान से देखो कितने सी एच बॉन्ड है इस तरफ, दो तो ये रहे और दो ये रहे, तो टोटल चार, चार मल्टीप्लाई में सी एच बॉन्ड की एंथैल्पी। ये समझ में आ गया बेटा? प्लस में हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड की एंथैल्पी, प्लस में कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड भी तो है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की एंथैल्पी। ये समझ में आ रहा है? एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, चार हैं सी एच बॉन्ड और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, चार सी एच बॉन्ड, एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। बैलेंस्ड इक्वेशन के हिसाब से देखना, अगर यहाँ दो लगाओ तो इसके आगे भी दो लग जाएगा। अब ये तो थे रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कितना, माइनस में प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट कितने हैं, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं, 6 हैं, और कार्बन कार्बन बॉन्ड सिंगल ही है, सिंगल कार्बन कार्बन बॉन्ड, दैट्स इट। ये आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया क्या करना था? यस सर। ठीक है, एनीवन एल्स एनी डाउट? किसी को कोई डाउट हो तो बोल सकता है, नहीं है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और याद रखना है माइनस का आएगा, प्लस का कंफ्यूजन हो सकता है अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दोगे तो। आगे देखिए भाई, दोनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, एक तो नीचे वाला तो लर्निंग प्रोसेस है, सीधा याद करना पड़ेगा, नथिंग स्पेशल। ठीक है, ऊपर वाला देखिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, एंथैल्पी चेंज किस पे डिपेंड नहीं करता? इसके आंसर्स 122 और 123 का आंसर क्वेश्चन नंबर के साथ लिख सकते हैं आप मुझे चैट बॉक्स में। सारे थ्योरेटिकल हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो दोबारा से जरूर करना, नोटबुक और पेन से कम हर क्वेश्चन 3 बार किया हुआ होना चाहिए। सर वॉल्व सब्सटेंसेस क्या होते हैं? कौन से सब्सटेंस? वॉल्व सर 122 के डी में लिखा है सर। इन्वॉल्व लिखा हुआ, इन्वॉल्व, अच्छा इन्वॉल्व बेटा, ओके आई एन ओके सर, उसके ठीक है साथ समझ ही है। गया। हाँ, इन्वॉल्व। ट्वेंटी टू का सी बता रहे हैं बच्चे, 122 का और 123 का, ये लर्निंग क्वेश्चन है भाई। एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम विद कांस्टेंट वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी चेंज कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा जी क्या होता है टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट पर? आया किसी को आंसर? लेट्स सी द आंसर्स।
ध्यान रखना, अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं है। सर बी है। for the reaction does not depend upon C, नेचर ऑफ इंटरमीडिएट के ऊपर डिपेंड नहीं करती वो। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है रिएक्शन में, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर डिपेंड करती है, यस करती है। अगर मैं सॉलिड ले रहा हूँ, सेम चीज अगर मैं लिक्विड लेके रिएक्शन करवा रहा हूँ और सेम चीज अगर मैं गैस लेके रिएक्शन करवा रहा हूँ, तो डेफिनेट है रिएक्शन की एंथैल्पी बदल जाएगी ना, यस और नॉट। यस सर। तो इन पे डिपेंड करती है। उसके बाद यूज ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट ऑफ द सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट रिएक्टेंट यूज करे। सोचो, मैंने कार्बन से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, या कार्बन मोनोऑक्साइड से सीओ से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके CO2 बनाया। प्रोडक्ट तो दोनों का सेम है, बट रिएक्टेंट अलग है, यहाँ कार्बन था, यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो क्या इसकी एंथैल्पी बदल नहीं जाएगी? बिल्कुल बदलेगी, यानी कि डिपेंड करती है भाई, है ना। तो इसने पूछा डज नॉट, जो नहीं करता। नेचर, बीच में क्या बन रहा है, कार्बन पॉजिटिव बने कार्बन नेगेटिव बने, कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिएक्शन के बीच में क्या हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहा हूँ, बीच में मान लो C पॉजिटिव बनता है या C नेगेटिव बनता है, इस बात से मुझे क्या फर्क है, लास्ट में तो कार्बन डाइऑक्साइड ही बनना है ना। यस, समझ में आ रहा है। तो इंटरमीडिएट से कोई फर्क नहीं पड़ता, C विल बी द राइट ऑप्शन। क्लियर है बेटा सबको? और डी भी Yes, सही में डिफरेंट ना, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर में अगर डिफरेंस हो तो भाई फर्क पड़ता है। ये कह रहा है डज नॉट डिपेंड, टेम्परेचर अलग अलग ले लो। पहले आपने दो चीजों का मिक्सचर लिया जिसकी रिएक्शन करवानी है 5 डिग्री सेल्सियस पर, फिर वही मिक्सचर ले रहे हो आप 25 डिग्री सेल्सियस पर। ऑब्वियस है, अब रिएक्शन करवाने के लिए टेम्परेचर कम देना पड़ेगा, यहाँ पर ज्यादा देना पड़ेगा, ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर से भी डिफरेंस पड़ता है, तो ये भी सही नहीं है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसका आंसर है डी, ये आपको याद रखना पड़ेगा भी। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट होते हैं, ओनली प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन अगर किया जाए। डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है, तो डेल्टा एस जो है वॉल्यूम कांस्टेंट है, और ये इंटरनल एनर्जी है ई, वो 0 होता है, डीएस। इस कंडीशन के लिए ये कंडीशन है, याद कर लो। इसका मैं आपको फिर से कोई एक ग्राफ दूंगा जिसके अंदर हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको, थोड़ा सा ये लंबा काम है, जिसमें सारी तरह की इक्वल नोट डेल्टा जी की वैल्यू कब 0 होती है, कब प्लस होती है, कब माइनस, कब ग्रेटर देन, कब लेस देन, उसका वो सारा एक चार्ट सा छोटा सा पकड़ा दूंगा, वो रट्टा मारना है। ठीक है, ये चीजें याद ही करनी पड़ेंगी। इसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी देंगे उस टाइम पर अभी नहीं करेंगे। ठीक है, डेल्टा जी टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट हो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है, यानी वो पॉजिटिव होता है। दैट्स इट, तो इसका डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इंटरनल एनर्जी चेंज when a system goes from state A to B, 40 किलो जूल पर मोल है। ए से कोई चीज बी में गया, 40 किलो जूल पर मोल का चेंज हुआ। इफ द सिस्टम गोज टू ए टू बी बाय रिवर्सिबल पाथ, रिटर्न टू स्टेट ए से बी में जाता है, बी से वापस ए में आता है, और ये रिटर्न हो जाता है वापस और रिवर्सिबल पाथ के थ्रू, बाय एन इरिवर्सिबल पाथ या फिर बाय इरिवर्सिबल पाथ, वुड बी द नेट चेंज इन इंटरनल, क्या इंटरनल चेंज एनर्जी में चेंज होगा क्या, और होगा तो कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आंसर आपके सामने है। हाँ बेटा, आंसर आया किसी को? एक लाइन का आंसर है ये सिर्फ। सर डी है। बी, 40 किलो जूल से डी।
व्योम डी बोल रहा है, पीयूष डी बोल रहा है, डी 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 क्यों होगा भाई? चलो इसका रीजन बताइए मुझे, व्हाई इट इज डी? स्टेट फंक्शन होता है। क्या? स्टेट फंक्शन होता है सर, डेल्टा यू। डेल्टा यू स्टेट फंक्शन होता है, उससे क्या इसके जीरो होने के क्या वो है रिलेशन? ये जीरो क्यों है, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, व्हाई इट इज सर वो जीरो? स्टेट ए पे वापस आ गया ना सर पूरा। यानी साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक यस प्रोसेस सर, में स्टेट ए जैसा से था चला और वैसा आ स्टेट ए से जाएगा। वापस आ गया। हाँ, तो ये बात मतलब ए वापस उसी पोजीशन में आ जाएगा, तो इसलिए स्टेट फंक्शन है, और ये स्टेट फंक्शन इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, दैट इज व्हाई ये ऐसा ही होगा। यस सर। ठीक है, तो ये जीरो आएगा। हाँ भाई, समझ में आया सबको रीजन? साइक्लिक प्रोसेस, इंटरनल एनर्जी जीरो होती है साइक्लिक प्रोसेस में, डी इज द राइट ऑप्शन। ए से बी में गया, बी से सी में गया, सी से डी में गया, डी से वापस ए आ गया, कुछ भी हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ए तो उतना ही रहेगा ना जब फाइनली वहीं पे आ गया तो। ठीक है, क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर। आइडियल गैस एक्सपेंड करती है वॉल्यूम दिस टू दिस 300 डिग्री केल्विन पर अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, द वर्क डन, वर्क डन निकालना। वर्क डन क्या होता है? टी डेल्टा वी, सिंपल सा है, सीधा। पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये अब आपको बताना है, वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, और साथ में आंसर बताना। टी डेल्टा वी फॉर्मूला ही बता चुका हूं, अब भी नहीं समझ में आ रहा? सर ऑप्शन ए। व्योम का ऑप्शन ए है भाई, बाकी के स्टूडेंट, ये किलो जूल है, एक जूल है, डिफरेंस देख लेना, यूनिट्स का खेल। सॉरी सर, बी है, जूल है, जूल है। क्या है? यस सर, बी हो। बी? ठीक है, बी देख लो भाई, व्योम इज सेइंग नाउ बी। पीयूष बोल रहा है ए। बाकी के स्टूडेंट? चलो आंसर देखते हैं। -900 जूल विल बी द राइट आंसर। फॉर्मूला ही बता दिया था यार, पी डेल्टा वी। अब वर्क डन माइनस होगा, ऐसा क्यों? पहले तो मेरे को ये बताओ। एक्सपेंशन है। एक्सपेंड कर रही है गैस, मतलब सराउंडिंग पे काम हो रहा है, सराउंडिंग मतलब हमें हमारे ऊपर काम किया जा रहा है, नेगेटिव, हमें एनर्जी मिल रही है नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव होगा। पी उसने बोल दिया, पी बता रखा है, डेल्टा वी की वैल्यू दे रखी है यार। ठीक है, सोल्व करो बस, V2 माइनस V1, और प्रेशर ये है ही, आंसर आएगा। न्यूटन मीटर जो होता है वो जूल होता है, बस ये याद रख लेना। ठीक है, नेगेटिव में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इतना इतना रिस्पेक्टिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पर मोल इज, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ठीक है, अब इसमें इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो बैलेंस करने के लिए, बस हो गया। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन को कंबस्ट कर रहा है वो, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है। और क्या बोल रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, इसको भी बर्न करके CO2 बना रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करें तो क्या आएगा? जल्दी बताओ क्या आएगा? इसको हाफ करूं क्या? हो गया? ठीक है, यस सर। ये तीन इक्वेशन है, इन दो का वैल्यू दे रही है उसने, इसकी दे रखी है वैल्यू कितना, पहली इक्वेशन की वैल्यू -393.5, दूसरे वाले की -283 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब इसकी इक्वेशन की पूछी है, किसको जोड़ेंगे, किसको घटाएंगे, किसको लेफ्ट करेंगे, किसको राइट करेंगे, मुझे ये चाहिए, ये क्या करूं?
इस इक्वेशन में ये यहाँ है, इसको पलट दो, उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ये। फिर उसके बाद जो जोड़ना घटाना है ताकि मेरे पास सिर्फ ये दोनों चीजें बचे। यहाँ पर क्या है, ना तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो क्या करें, उसको घटाएंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे, और जो भी कर रहे हो करो और आंसर दो। समझ में आ गया। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं थर्मो में, याद रख लेना, आसान है, थोड़ा सा जगलिंग करनी पड़ती है। आंसर निकालो ABCD में। अब मैं आंसर बता ही चुका हूँ सारा कुछ, फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो चुल्लू भर गर्म पानी लो और नोज डुबो लो, ठंडे में तो कोल्ड लग जाएगा, है ना। देख लो मैं कितना ध्यान रखता हूँ आप लोगों का। मेरे को कोल्ड हुआ पड़ा, इसलिए गर्म पानी लो। बी आंसर बता रहे हैं अभी बच्चे। अब ये तो पता नहीं आंसर क्या है, देखते हैं अभी हम। बाकी के बच्चों का भी बी आंसर आ रहा है, जतिन का भी बी आ रहा है। लेट्स सी। ये लो भाई, ये रहा आंसर। कार्बन ऑक्सीजन वही रिएक्शन लिख रखी है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाली रिएक्शन लिख रखी है, 1 and 2 गिव। ये कैसे आया, फॉर 1 मोल के लिए, ये 1 मोल के लिए निकाल रखी है सबके लिए। तो देखो मैंने इस इक्वेशन को पलट दिया, ये यहाँ लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये लिख दिया 1 मोल के लिए। तो ये एनर्जी जो थी ये पॉजिटिव हो गई, यही बता रहा था मैं। फर्दर क्या हुआ, जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसको जोड़ दिया इसमें, ये जुड़ गई। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन नीचे आएगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये रहा, ये तो मुझे चाहिए ही है। ये पूरा वो है, वो हाफ हो उधर है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हाफ वो आ गया मेरे पास। ठीक है, इस तरफ क्या बचा हुआ है, इस तरफ तो सीओ ही बचा हुआ है, बात खत्म। तो दोनों एंथैल्पीज को मैंने जोड़ा है, इन दोनों को जोड़ दो, आंसर क्या आएगा, माइनस का 110। यस, क्लियर है बेटा सबको। सर ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ऐसे वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से खुद आने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो जरा, ये बड़ा आसान क्वेश्चन, 9वीं 8वीं 9वीं में किया करते थे आप लोग, वो रेशो वाले क्वेश्चंस, याद होगा, याद है, ये वैसा ही है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज का रेशो दे रखा है, एक्स वाई को मान लो उसका 1:1:0.5 है, एक्स वाई को मान लो कि वो मल्टीपल जो है वो एक्स है, छोटा एक्स। तो एक्स रेशो 0.5x एग्जैक्ट वैल्यूज हैं ये, एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास आ गई। एक्स वाई का डिसोसिएशन है, x2 का डिसोसिएशन है, y2 का डिसोसिएशन है। आपको फॉर्मेशन बताना है एक्स वाई का, नहीं वो दे रखा है 200 किलो जूल, एक्स की वैल्यू बतानी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ x2 विल बी, x2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कितनी आएगी, एक्स आई हमारा छोटा एक्स जो हमने मान रखा। बताइए जरा, क्वेश्चन समझ में आया सबको। यस सर। फिर आंसर निकालिए, 2 मिनट दे रहा हूं। ये आंसर निकाल रहे हैं बच्चे भाई, बाकी के स्टूडेंट सबका ये आ रहा है क्या।
ठीक है, तो देखते हैं इसकी अप्रोच ये कैसे होगा क्वेश्चन। लेट्स सी इट। देखो भाई क्या है उसमें क्या पूछा था, x2 और y2 से xy बनाना है। हाफ हाफ कर दिया उसको क्योंकि 1 मोल चाहिए दोनों का, 200 किलो जूल दे रखा उसने। तो कैसे निकलेगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पर x2 था, इसकी एंथैल्पी दे रखी उसने, और y2 की एंथैल्पी माइनस में प्रोडक्ट, इसकी एंथैल्पी, तीनों एंथैल्पी आपको पता है। इसकी हमने x मानी थी क्योंकि 1 मोल के लिए थी, तो हाफ है तो हाफ से डिवाइड हो गया। इसकी y मानी थी, और सॉरी ये भी x थी, x रेशो x था ना, 1:1:0.5, x से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, x रेशो 0.5x, ये एग्जैक्ट वैल्यूज हैं। तो इसकी x है 2 से डिवाइड, इसकी 0.5 है 2 से डिवाइड, और माइनस में इसकी x है, इक्वल आ गया 200। सोल्व करो, x की वैल्यू आ गई, दैट्स इट। यस बेटा, क्लियर है सबको ये? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ें फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, नीचे इक्वेशन लिख रखी है, सोल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। नीचे इक्वेशन भी लिख रखी है, यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस। इसी इक्वेशन में पुट करना और कुछ नहीं करना। बैलेंस्ड इक्वेशन सामने है, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। सर सी है ऑप्शन। सी ऑप्शन। यस सर, मैं भी सी के साथ जाना चाहूंगा। समीक्षा का भी सी आ रहा है, ठीक है। विशेष का भी सी आ रहा है, नैन्सी, ओके ठीक है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। सी इज द राइट ऑप्शन। देखो क्या किया, n2 की डेल्टा n की वैल्यू 2 आ गई, पॉजिटिव 2 आएगी, ये ध्यान रख लेना, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव 2, सॉरी नेगेटिव सर 2। नेगेटिव आएगी ना सर? हाँ सॉरी बेटा, नेगेटिव 2 है ना। डेल्टा h इक्वल यू प्लस एनजीआरटी, यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, तो वो पी पी वी जो है एनजीआरटी बन जाता है, बस इतना सा फर्क है। फिर इसको सॉल्व किया तो h जो है वो छोटा होगा, u बड़ा होगा, बस इतना ही सामने आएगा। ठीक है, क्यों यहाँ पर u बड़ा क्यों है, h छोटा क्यों है, क्योंकि अगर u में से आप 2RT को माइनस करते हो तब वो इक्वल आता है h के, मतलब u बड़ा है, बात खत्म। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। ये लास्ट क्वेश्चन था भाई आपका, है ना। मैंने आज क्लास थोड़ी छोटी बनाई थी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। ठीक है भाई, अब आप लोगों को एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बेटा। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास, आज की क्लास के लिए इतना है। लेकिन एनसीईआरटी के कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर रखे हैं, देखना चाहते हो एनसीईआरटी की शक्ल, कौन से क्वेश्चन कैसे होते हैं? कुछ बच्चों ने शक्ल भी नहीं देखी होगी, है ना। चलो मैं दिखाता हूँ शक्ल, थोड़ा सा आपको पता लग जाए। एनसीईआरटी सॉल्यूशन 1 लास्ट है इक्विलिब्रियम, उससे पहले थर्मो है ना। देखें कौन सा क्वेश्चन है, देखते हैं। स्टेट ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। तो स्टेट ऑफ मैटर मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया था ना, फिर थर्मोडायनेमिक्स आ गया। इसकी भी एक एक्सरसाइज लगाई थी, याद है? ये देखो मैंने सोल्व करवा रखे हैं क्वेश्चन। यस, याद है क्या? कोई बच्चा था ऐसा जो मेरी क्लास में पढ़ा हुआ है? सर हम नहीं थे सर। सोनू, सिर्फ सोनू था। सर जब आपने एक्सरसाइज करवाई थी रिवीजन सेशन में तब थी। तब थे, ठीक है। लो सारे बच्चे बदल चुके हैं, चलो कोई बात नहीं बेटा, जैसा भी है। देखो मैं बच्चों को ना एनसीईआरटी भी सॉल्व करवाता था,
ठीक है, 11th वाले बच्चे पढ़ते तो है नहीं हमारे, मेरे को पता था। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करवाता, तो ये क्वेश्चन आपको 3 बार सोल्व करने होते हैं। हालांकि मैं एक ही बार करवाता था, या मैंने 7 क्वेश्चन तक तो मैंने सोल्व करवा रखे हैं। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, फिर 9th, और ये बुक आपके ना शेयर्ड आप सभी को। ठीक है, ये बीच में भी 16th क्वेश्चन तक हल्का फुल्का कुछ बता रखा है शायद। ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप। तो ये टोटल देखो कितने 21-22 क्वेश्चन तो बनते हैं थर्मो के। ठीक है, फिर उसके बाद में फिर कुछ शॉर्ट आंसर एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स है, 6, 7, 12, 10, 12, 15, 16 क्वेश्चन ये है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप है, बस हो गया। ठीक है, तो यानी कि 22 और 16 कितने हो गए टोटल? 28, 10, 38, 10, 48, टोटल 48 क्वेश्चन बनते हैं, है ना? 38 बनेगा, 48 नहीं, 38 क्वेश्चन बनते हैं। आप आराम से कर सकते हो। 7-8 तो मैंने वैसे ही सोल्व करवा रखे हैं। ये बुक आपको शेयर है, आपके बिटली लिंक के अंदर ही आपको मिल जाएगी सबको। मॉड्यूल्स जहाँ है ना, मॉड्यूल्स के अंदर आप जाओगे, मॉड्यूल या डीपीपी में, वहां पर आपको एनसीईआरटी की बुक के नाम से ये बुक मिल जाएगी, नाम ही एनसीईआरटी होगा। वहां से देखकर आपको ये सबको सोल्व करना है। समझ में आ रहा है सबको? और ये कम से कम हैंड रिटन सोल्व कीजिए 3 बार। 3 बार ही प्रीवियस ईयर सोल्व कीजिए, फिर 3 बार एडवांस लेवल सोल्व कीजिए। अगर ये सब 3-3 बार आपके सोल्व हैं, समझ लेना कि आप आईआईटी में एडवांस में खड़े होने के लायक तो हो गए, गारंटेड है। उसके बाद थोड़ा और कितना करना है वो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कहां पर आपकी वीकनेस है, आप उसको रिपीट कर सकते हैं। दैट्स इट, इतना ही करना होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3-3 बार प्लस एडवांस, दैट्स इट, है ना? तो इतना करने पर भी काफी कुछ आप कर लेंगे। ठीक है बेटा, अब मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है तो हम 10 मिनट डाउट के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं।